तो बीटीटीएच के नोवेल एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आगे की बात करने वाले हैं जो कि एपिसोड 76 में होने वाला है। तो लास्ट एपिसोड में जियान ने चीसन से पंगे ले लिए थे और जो कि वो एल्केमिस्ट भी था, इसलिए उससे पंगे लेना मतलब ब्लैक एम्पर सेक्ट से पंगे लेना। दिक्कत ये नहीं थी कि उसने उससे पंगे ले लिए थे, लेकिन वो अभी ब्लैक एम्पर सेक्ट में ही था और अभी जियान ने वो सारी जड़ी बूटियों को कलेक्ट कर लिया था और बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की भी थोड़ी जानकारी ले ली थी। अब जियान और पॉइजन गर्ल उस मेडिसिनल हाउस से बाहर आते हैं और जियान बाहर आते ही एक गहरी सी सांस लेता है। अब भले ही इस सिटी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, लेकिन जियान एक हल्की सी स्माइल करता है इस ट्रैफिक को देखकर। इसके बाद जियान पॉइजन गर्ल से कहता है कि हमारे यहाँ पर आना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। हमें वो 3 जड़ी बूटियां तो मिली ही, लेकिन इसके साथ हमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में जानकारी भी मिल गई। अब पॉइजन गर्ल यहाँ पर मुस्कुराकर जियान से कहती है कि वो दिन दूर नहीं जब हम लोग इस वोफुल पॉइजन बॉडी से छुटकारा पा लेंगे। और इसके साथ वो कहती है कि जियान, अगर हमें बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे कई लोग पड़े होंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये इंग्रेडिएंट काफ़ी ज़्यादा रेयर है, बल्कि इसके पीछे बोधिसत्व हार्ट जुड़ा हुआ है जो कि किसी भी वॉरियर को डाउ शेंग लेवल पर पहुंचाने की ताकत रखता है। अब इसके बाद जियान कहता है कि ये जो ब्लैक एम्पर सेक्ट का ऑक्शन होने वाला है, इसमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को कोई भी गोल्ड कॉइन में एक्सचेंज नहीं करने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही खास है और इस लेवल की चीज को कोई भी मेजर नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है इसके लिए बहुत ही खास करेंसी का यूज किया जाएगा। जियान के ये वर्ड सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी हाँ बोल देती है और साथ ही में वो जियान को थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि जियान उसकी पॉइजन बॉडी के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगा रहा था। और जियान के इस निस्वार्थ भाव को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा एक्वार्ड फील कर रही थी, लेकिन हमारी पॉइजन गर्ल को ये थोड़ी ना पता है कि हमारा जियान कितना बड़ा ठरकी लौंडा है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर के इतने क्यूट से एक्सप्रेशन तो देखकर जियान थोड़ा स्टन रह गया था। अब जियान इसके बाद पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम मुझे इतना अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें जब से वादा किया है कि मैं तुम्हारी पॉइजन बॉडी कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, तो मतलब ये समझ लो कि मैं जरूर करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कितने भी एफर्ट लगाने पड़े। अब ये सुनकर पॉइजन गर्ल और इमोशनल हो जाती है, लेकिन इस बार वो थैंक यू वैंक यू नहीं बोलती जियान से, क्योंकि अगर वो फिर से थैंक यू बोलेगी तो जियान कुछ ना कुछ और कहेगा उससे। अब इसके बाद पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि मैं तुम्हारे इस फेवर को हमेशा याद रखूंगी और मैं फ्यूचर में इसे चुकाने की जरूर कोशिश करूंगी। और फिर पॉइजन गर्ल जियान से कहती है कि अब हमें कहाँ पर चलना चाहिए। और इसके बाद जियान कहता है कि चलो इस बार इनके सो कॉल्ड ब्लैक पवेलियन को देखा जाए, क्योंकि ये जो ब्लैक एम्पर सेक्ट है ये अभी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लोगों से भरा हुआ है। चलो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा राउंड वाउंड मार के आते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक सेफ प्लेस को ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे जो पिल रिफाइन करनी है वो एक सेफ प्लेस पर होनी चाहिए। अगर हम कोई भी डेंजर जगह पर उसे करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमी आ सकते हैं। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा हेजिटेट करने लगती है और इसके बाद वो जियान से कहती है कि क्या हम अभी ब्लैक एम्पर सेक्ट में जा रहे हैं, क्योंकि वो बुड्ढा भी ब्लैक एम्पर सेक्ट से ही था और हो सकता है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन इस बात पर जियान कहता है कि नहीं, वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और जो ब्लैक एम्पर सेक्ट का जो लीडर है वो हमसे इतनी सी बात में तो फाइट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा है उन लोगों के लिए। अगर वो हमसे फाइट करेंगे तो हम भी उन्हें मजा चखाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जियान की बात सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ चलने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो भी ब्लैक एम्पर सेक्ट से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। वो तो बस यहाँ पर जियान को थोड़ा सा रिमाइंडर देने की कोशिश कर रही थी कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए खतरा हो, क्योंकि एक जेन्युइन डाउजोंग होने के साथ ही वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। अब हम लोग थोड़ा ब्लैक एम्पर सेक्ट के बारे में जान लेते हैं, मतलब हाँ, ब्लैक एम्पर पवेलियन भी बोल सकते हैं इसे। ब्लैक एम्पर सेक्ट के लोगों ने इस पवेलियन को इसलिए बनाया था जो लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन में काफी ज्यादा पावरफुल है वो लोग यहाँ आ सकें और यहाँ आकर ट्रेड कर सकें। और ब्लैक एम्पर पवेलियन से सिर्फ इनवाइट उन्हीं लोगों को मिलता था जो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और कई सेक्टों के लीडर हैं। इसलिए ब्लैक एम्पर सेक्ट को काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था, क्योंकि एक साथ कई एक्सपर्ट को गैदर करने की पावर रखता था ये। इस वक्त हम ब्लैक एम्पर पवेलियन के 100 मीटर के दायरे में कई गार्ड्स को पेट्रोल करते हुए देख सकते हैं और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। और अगर ब्लैक एम्पर पवेलियन के अंदर कोई भी ऑर्डिनरी इंसान चला जाता है तो उसे वहां से लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। और जब तक जियान का ग्रुप इस ब्लैक एम्पर पवेलियन के पास पहुंचता है तब तक यहाँ पर और भी लोग इकट्ठे हो चुके
के थे जो कि काफी पावरफुल थे। जियान यहाँ पर जैसे ही पहुंचता है वो अपनी आईब्राउज को निट कर लेता है और यहाँ पर कहता है कि सच में ये जगह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये सच में अपने नाम को डिजर्व करती है, क्योंकि कोई भी यह सेक्ट या कोई भी पवेलियन ऐसे एक्सपर्ट को गैदर नहीं कर सकता है। और जियान के एक्सप्रेशन यहाँ पे तब शौक और ज्यादा हो जाते हैं जब जियान यहाँ पर कई सारे डाउवांग और डाउबैंग लेवल के वॉरियर को एक साथ देखता है, भले ही वो लोग जियान से थोड़े वीक हों। अब जियान ये देखकर समझ जाता है कि वो लोग अपने अपने फैक्शंस के लीडर के चमचे होंगे, हाँ मतलब वही सर्वेंट होंगे। इस ब्लैक एम्पर पवेलियन के थोड़ी दूर पर यहाँ पे एक गार्ड वॉल थी। यहाँ पर हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि ब्लू कलर के रॉब में खड़ा हुआ था उसी वॉल पर, और इस बंदे की पोजीशन ब्लैक एम्पर पवेलियन में काफी ज्यादा हाई लग रही थी, क्योंकि जब भी कोई एक्सपर्ट उस पवेलियन में आता था तो वो अच्छे से वहां पर ग्रीट करता था उस एल्डर को। इसलिए हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि उस एल्डर की पोजीशन काफी ज्यादा है, और जब तक ये बंदा ना चाहे कि कोई भी बंदा इसके पवेलियन में एंटर करे तब तक वो एंटर नहीं कर सकता था, और अगर उसे परमिशन मिल जाती थी इस बंदे से तभी वो ब्लैक एम्पर पवेलियन में एंटर कर सकता था। इसके बाद जियान भी इस बंदे के पास पहुंच जाता है, और जैसे ये बंदा जियान को आगे आते हुए देखता है ये बंदा आगे आ जाता है, जियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है ब्लैक एम्पर सेक्ट में वही लोग एंट्री ले सकते हैं जो लोग काफी ज्यादा स्पेशल हो या उन्हें हमारे फैक्शन ने इनवाइट किया हो। अब इसके बाद जियान से ये बंदा कहता है कि आपके पास कोई टैबलेट है। ये सुनकर जियान उसी टैबलेट को बाहर निकाल लेता है जो उस बुड्ढे ने जियान को दी थी, जो कि उसी मेडिसिनल हाउस का असिस्टेंट था। अब इसके बाद ये बंदा उस टैबलेट को ध्यान से देखने लगता है और जियान और उसके ग्रुप को एक बार देखने के बाद यहाँ पर एंट्री दे देता है, लेकिन उससे पहले ये बंदा जियान और इसके ग्रुप से कहता है कि मैं आप लोगों से बहुत ही अनफेमिलियर हूँ, सॉरी वीडियो पर ध्यान मत देना, मतलब वीडियो पर ध्यान देना, उसके बैकग्राउंड पर ध्यान मत देना। मेरे जो आसपास के दोस्त रहते हैं वो रात भर पगल आते रहते हैं। चलिए वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। ये बंदा कहता है जियान और इसके ग्रुप से कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर हूँ, कि आप लोग अपना नाम मुझे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहली बार देखा है, इससे पहले मैंने आप लोगों को इस सिटी और इस पवेलियन में कभी नहीं देखा। ये सुनकर जियान एक सेवेसी स्माइल कर देता है और इस बंदे से कहता है कि मेरा नाम जियान है और मैं इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में अभी अभी ही आया हूँ, मुझे यहाँ आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और मुझे पता चला कि ब्लैक एम्पर सिटी में एक बहुत ही बड़ा ऑक्शन होने वाला है, तो मैं इस इवेंट को कैसे मिस कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सब सुनकर वो बंदा एक स्माइल कर देता है, लेकिन उसे जियान की बातों पर घंटा भरोसा नहीं था, क्योंकि इस बंदे को ये तो पता था कि जियान की लेवल 2 हुआंग पे है, लेकिन वो जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है तो उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ का पता नहीं लगा पा रहा था। अब इसके बाद वो समझ जाता है कि ये तीनों लोग बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अब इसके बाद ये बंदा इन तीनों से कहता है कि आप लोग इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से जाने से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा जो आपको आपके रूम तक पहुंचा देगा। अब इसके बाद जियान और इसका ग्रुप आगे जाने लगता है, लेकिन तभी जियान जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाने वाला था पीछे से उसे एक आवाज़ आती है कि डीमन फ्लेम वैली के एल्डर फांगयान अराइव हो चुके हैं, और जैसे ही जियान के कानों में ये आवाज़ जाती है जियान वहीं पर स्टंड हो जाता है और उस बंदे को देखने लगता है, और सभी लोग भी वहाँ पर डीमन फ्लेम वैली के कुछ लोगों को आगे आते हुए देख पाते हैं। तभी हम एक ग्रुप को आते हुए देख पाते हैं जिसके लीडर स्पॉट पर एक रेड हेयर वाला बंदा आ रहा था जो कि काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता आ रहा था। तभी पीछे से कुछ लोगों की आवाज़ आती है। ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि डीमन फ्लेम वैली से एल्डर फांगयान यहाँ पर आए हैं। तभी वहाँ पर एक और बंदा कहता है कि इसका भी वही गोल होगा जो हम सब लोगों का है। ऑफ कोर्स ये लोग बॉडी सत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक और बंदा कहता है कि डीमन फ्लेम वैली का ये एल्डर काफी जल्दी ही डाउजोंग में ब्रेक थ्रू करने वाला है। तभी एक और बंदा वहाँ पर बोलने लगता है कि इस बार यहाँ पर काफी अच्छा शो देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लैक एम्पर पवेलियन में काफी अच्छे अच्छे फैक्शंस अराइव हो चुके हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि अपने बैकग्राउंड को बिल्कुल भी सिंपल नहीं रखते। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं कि ये सो कॉल्ड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा आखिर किसके हाथों में जाएगा, ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। और ये सभी प्राइवेट कन्वर्सेशन जियान के कानों में भी जाती हैं। इसके बाद जियान भी अपनी आईब्रोज को निट करके उस बंदे की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि डीमन फ्लेम वैली के लोग भी यहाँ पर आए हैं। और जियान यहाँ पर अपने सोल परसेप्शन का यूज करके ये पता लगा पा रहा था कि इस बंदे की स्ट्रेंथ दाओवांग की पीक पर पहुंच चुकी है और काफी जल्दी ये डोजोंग में ब्रेक थ्रू कर लेगा। इसके बाद जियान देखता है कि इस बंदे के पीछे जो भी लोग खड़े हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है और जो भी लोग उस बंदे के पीछे खड़े थे वो सभी दो हुआंग पर थे। और साथ ही जियान ये भी पता लगा पा रहा था कि इन सब बंदों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है, ये उस फोर्थ एल्डर से भी ज्यादा पावरफुल है जिसका जियान ने काम तमाम किया था। और इसके बाद जियान कहता है कि तभी मैं कहूँ ये जो डीमन फ्लेम वैली है वो हमारी जियान एकेडमी से कैसे कंपेयर कर सकती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि उस ग्रे कलर के कपड़े पहने ओल्ड मैन को देखो, उसकी स्ट्रेंथ मुझे काफी ज्यादा अनफेमिलियर लग रही है और वो जो बंदा है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है। अब जियान भी वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर वहां पर देखने लगता है। वो देखता है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा है, लेकिन जियान पहले इस बात बंदे पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन पॉइजन गर्ल की बात सुनकर वो इस बंदे की तरफ देखने लगता है और जियान जैसे उसे देखता है उसे काफी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आने लगती है उस बंदे से। इवन कि उस बंदे की स्ट्रेंथ जियान से भी काफी ज्यादा वीक थी, लेकिन फिर भी पॉइजन गर्ल ने कहा है तो जियान उसकी बंदे की तरफ देखने लगता है और वो अपनी सोल परसेप्शन का यूज करके उस बंदे की पावर का पता लगाने लगता है। लेकिन उस बंदे की जो स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा वीक थी, लेकिन जियान ऐसा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब वो गिव अप ही कर सकता था इस मामले से। अब इसके बाद जियान का ध्यान जाता है उस फर्स्ट एल्डर की तरफ, जिसे देखकर जियान की आंखों में कूल फ्लैश करता है। इस समय वो एल्डर जो कि फर्स्ट एल्डर था वो उस ब्लैक एम्पर सेक्ट के उसी बंदे से बात कर रहा था जो कि जियान को पहले मिला था। खैर ये सब होने के बाद जियान वापस उस पवेलियन के अंदर जाने लगता है। तभी हमारा ध्यान जाता है उस फर्स्ट एल्डर की तरफ जो कि जियान को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है और हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसने कुछ जियान की तरफ से सेंस कर लिया है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उस बंदे की तरफ जिसने ग्रे कलर की रोब पहनी हुई थी, जिसके बारे में जियान पता नहीं लगा पा रहा था और इस समय इसकी आंखों में डीप चिल फैली हुई थी और ये बंदा काफी ज्यादा गहराई से जियान की तरफ देख रहा था और जियान को देखकर इसे काफी ज्यादा अनफेमिलियर फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये पवेलियन उन लोगों के लिए बना था जो कि अपने सेक्ट के लीडर हैं या फिर अपने सेक्ट में काफी ज्यादा हाई पोजीशन को होल्ड करते हैं, इसलिए ये पवेलियन काफी ज्यादा लग्जरियस था। जब जियान का ग्रुप एक बड़े दरवाजे से इस पवेलियन के अंदर एंटर करता है तो हम उसके एक्सप्रेशन को भी काफी ज्यादा शौक नजरों से देख सकते हैं। जियान कहता है कि ये ब्लैक एम्पर सेक्ट काफी ज्यादा सच में खर्चा करता है। इस समय इस हॉल में काफी ज्यादा लोगों की बातचीत करने की आवाजें आ रही थी और जो लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा फेमिलियर थे उन्होंने यहाँ पर आकर अपने अपने ग्रुप को बना लिया था। यहाँ पर इन लोगों के लिए एक इंडिविजुअल टेबल को भी तैयार किया गया था। जियान यहाँ पर कई चेहरों को देखता है जो कि काफी ज्यादा अनफेमिलियर लग रहे थे, लेकिन उन सभी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई थी और अगर उन लोगों के बीच कोई भी बात होती तो वो लोग अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेते थे। खैर ब्लैक कॉर्नर रीजन का ये कैरेक्टर स्किट तो था, साथ ही यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो काफी ज्यादा अनयूजुअल रहेंगी और यहाँ पर भी ये पॉइंट काफी ज्यादा अच्छे से प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर ब्लैक कॉर्नर रीजन के सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट थे, तो ये कहना मुश्किल होगा कि यहाँ पर एनिमीज इकट्ठे ना हो, इसलिए हम यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को होता हुआ देख पाते हैं। लेकिन ये सभी लोग ये भी जानते थे कि यहाँ पर किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो ब्लैक एम्पर सेक्ट वाले उनकी चड्डियां फाड़ देंगे। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान के ग्रुप की तरफ जो कि उसी गेट के एंट्रेंस पर खड़े होकर उन सभी नजारों को देख रहे थे। अब जियान कहता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में सच में कहीं भी शांति नहीं मिलने वाली है। तभी हमें जियान की तरफ एक सर्वेंट को जाते हुए दिखाया जाता है। वो रिस्पेक्ट करते हुए जियान से वो टैबलेट की मांग करती है। वो उस टैबलेट को ध्यान से देखने के बाद जियान को उसके रूम के बारे में बताने लगती है। अब ये ब्लैक एम्पर पवेलियन इतना बड़ा था कि यहाँ पर हजारों लोगों के रहने के लिए काफी अच्छी व्यवस्था थी और यहाँ पर लोगों के रहने के लिए रूम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था जो कि थी स्काई ग्रेड, अर्थ ग्रेड और ह्यूमन ग्रेड, और ये सब किसी फैक्शन पर डिपेंड करता था। और जहाँ पर जियान के ग्रुप को रहने के लिए जगह मिलती है वो न ज्यादा हाई था न ज्यादा लो था, वो एक अर्थ ग्रेड का एरिया था और जियान के ग्रुप को रहने के लिए ये जगह बिल्कुल सफिशियंट थी। जब तक जियान के ग्रुप को मेडिसिन रिफाइन करने के लिए कोई जगह मिलती जहाँ उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे तब तक जियान इस बात से खुशी था। लेकिन जियान यहाँ पर इतने जल्दी अपने रूम में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उस सर्वेंट को उसकी रिक्वेस्ट के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन वो अभी इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद जियान का ग्रुप उस बड़े से हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इस समय जिया काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। हम देख पाते हैं जियान को एक विंडो की तरफ जाते हुए जहां पर शोर शराबा काफी कम था। अब ये तीनों उस विंडो के पास बैठे ही थे। हम देख पाते हैं कि उनके पास एक और सर्वेंट आती है जो कि एक रिस्पेक्टफुल मैनर में उन तीनों को चाय सर्व करती है। इसके बाद जियान कहता है कि सच में ब्लैक एम्पर सेक्ट ने यहाँ पर काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं और इस बात से काफी ज्यादा फैक्शंस खुश भी दिखाई दे रहे थे। इस समय जियान का दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं था क्योंकि जियान के दिमाग में बार बार वो ग्रे रोब वाला इंसान आए जा रहा था और जियान यही सोच
सोच रहा था कि वो बंदा आखिर कौन हो सकता है। तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ, जो कि जियान के एक्सप्रेशंस को देखकर ये समझ गई थी कि जियान क्या सोच रहा है। इसके बाद वो कहती है जियान से कि जियान, उस बंदे की पावर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, भले ही वो औरा काफी ज्यादा वीक लग रहा हो, पर ध्यान से अगर कोई उस औरे को सेंस करे तो वो काफी ज्यादा अनयूजुअल फीलिंग दे रहा था और मैंने इस तरीके की फीलिंग कभी पहले फील नहीं करी है। और यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो ग्रे रोब्ड इंसान बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। ये सुनकर जियान भी अपना सर हाँ में हिलाता है, लेकिन इसके बाद जियान को ये भी याद नहीं रहा था कि ऐसी फीलिंग उसे किस इंसान से आई है। लेकिन जियान ने जब अपने सोल परसेप्शन का यूज किया था तो उसे दूसरी पार्टी के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि उनकी पावर कितनी है। ये कुछ ऐसी फीलिंग थी जिसे किसी ने धुएं से कवर कर रखा हो। खैर अभी के लिए जियान इन बातों को छोड़कर कुछ और सोचने में ध्यान देने लगता है। अब जियान भी लिटिल फेरी डॉक्टर से बात करने लगता है। वो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट के गैदर होने के कारण हमें यहाँ पर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जिसके बाद वो दोनों लोगों की बातें काफी ध्यान से सुनने लगते हैं और यहाँ पर इस बात से इन्होंने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। और इन दोनों को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि यहाँ पर डीमन फ्लेम वैली के अलावा काफी ज्यादा ओल्ड फैक्शन और आए हुए हैं और इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के बाहर से भी आए हैं। इसके बाद जियान को यहाँ पर काफी ज्यादा फैमिलियर फैक्शन के बारे में पता चलता है और वो था जी गेट। और इस नाम को सुनकर जियान दोबारा स्टन रह जाता है और जियान को जब ये पता चलता है कि उसका जी गेट एक फर्स्ट ग्रेड का फैक्शन बन चुका है तो इस बात को सुनकर जियान काफी ज्यादा अच्छा फील करने लगता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का फैक्शन बनने के कारण ही जी गेट इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाया था। और इसके बाद मन ही मन जियान कहता है कि अगर जी गेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो भी इस ब्लैक एम्पर सिटी में ही होंगे। अब भले ही जी गेट यहाँ पर हो लेकिन वो पुराने फैक्शन से कंपेयर नहीं कर सकता, उनकी पावर काफी ज्यादा है और मुझे जी गेट को सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनके पास गया तो हो सकता है कई फैक्शन हम पर हमला कर दें, वैसे भी मेरे एनिमीज बहुत हैं। अब जियान इन सब बातों से अपना ध्यान हटाता है और वो ध्यान से सुनने लगता है और भी बातें, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात हो रही थी वो हो रही थी बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में। और यहाँ पर ये बात साबित हो चुकी थी कि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा सबसे ज्यादा कीमती है यहाँ पर, क्योंकि जब भी लोग बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में बात करते थे तो जियान उनकी आंखों में देख पाता था एक लालच, लेकिन लोग उस बोधिसत्व हार्ट की वजह से ही ऐसा कर रहे थे। भले ही ये र्यूमर ही हो, लेकिन अगर कोई भी बोधिसत्व हार्ट को एब्जॉर्ब करके डाउसेंग पर पहुंच सकता है तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट की बात होगी। इसीलिए लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लालची बन रहे थे बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए। और किसी भी ऑर्डिनरी इंसान के पास जियान जैसी फ्लेम मंत्र टेक्निक तो थी नहीं जिससे वो अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ा सके। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया से कहता है कि लगता है हम बहुत ही मंदबुद्धि वाले लोग हैं, क्योंकि जिस नॉलेज के लिए हम भटकते रहे वो यहाँ पर आसानी से मिल जा रही है। लेकिन इन लोगों ने बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की जानकारी के लिए इन्होंने अपना आधा साल बर्बाद ही कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आकर ये बात तो बिल्कुल भट्टे के भाव में बिक रही है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी स्माइल करने लगती है। वो कहती है कि अभी ऑक्शन के स्टार्ट होने में 3 दिन रह गए हैं और जब तक ये ऑक्शन शुरू होगा तब तक यहाँ पे और भी ज्यादा फैक्शंस इकट्ठे हो जाएंगे और इस रीजन की वजह से चूजून एम्पायर या फिर जियामा एम्पायर को ब्लैक कॉर्नर रीजन से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इस बात को जियान भी समझ चुका था, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन सेंट्रल प्लेन से काफी ज्यादा नजदीक है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कीमती आइटम ब्लैक कॉर्नर रीजन में आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें भट्टे के भाव में बेच दिया जाता है ऑक्शन में। और यहाँ पर ये बात क्लियर तो हो जाती है कि जामा एम्पायर और चूजून एम्पायर में ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और इसके बाद जियान कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि मैं कल से अपनी पिल्स की रिफाइनमेंट शुरू करने वाला हूँ, नहीं तो ऑक्शन के चलते हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम्पीट का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद जियान की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी हाँ बोल देती है। और इसके बाद जियान जैसे ही वहाँ से उठता है तभी वहाँ पर माहौल काफी ज्यादा केओरेटिक हो गया था। हम देख पाते हैं एक बड़े से ग्रुप को जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए। जब जियान इनके चेस्ट पर वुल्फ गैंग के टैटू को देखता है तो यहाँ पर जियान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और तभी जियान को वो लोग याद आने लगते हैं जिन्होंने जियान को एंट्रेंस पर परेशान किया था और जियान ने उनका वहीं पर निपटारा कर दिया था। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि हमें लगता है बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। अब यहाँ पर जियान भी ये सुनकर नोट कर देता है, क्योंकि ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि सामने वाली पार्टी इन्हीं लोगों की तरफ आ रही है। क्योंकि अब परेशानी वापस आ ही चुकी है, इसलिए हम देखते हैं जियान को वापस चेयर पर बैठते हुए। इस समय हम जियान की आंखों में कोल्ड इंडेंट को देख पाते हैं और ब्लैक एम्प्रेस सेक्ट में बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट थे और यहाँ पर ज्यादा लो प्रोफाइल रखना भी काफी
काफी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। खैर जियान इससे अपना दबदबा बना सकता था, इसलिए जियान वापस चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अब जब सभी लोग देखते हैं कि जियान की तरफ एक ग्रुप बढ़ रहा है तो सभी लोग उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। तब हमें यहाँ पर सुन पाते हैं कि एक बंदा यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर कुइसा का ग्रुप आ गया है और जो कि वुल्फ गैंग का लीडर भी है और इसने एक 1 स्टार 2 हुआंग के लेवल के वॉरियर को मार दिया था और मुझे पता नहीं है कि इस लड़के ने इस ग्रुप को कैसे ऑफेंड कर दिया। अब यहाँ पर लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाला है। तभी हमें सुनाई देता है कोलिजन का साउंड और यहाँ पर हमें एक लाश दिखाई जा जिसने एक टेबल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये बंदा जियान की तरफ ही आ रहा था। हम देख पाते हैं एक मिडिल एज मैन को जिसके चेहरे पर बहुत सारे कट लगे हुए थे। इसके बाद ये बंदा आगे आते हुए जियान से कहता है कि तू वही बंदा है ना जिसने हमारे वुल्फ गैंग के कुछ मेंबरों को वहां पर एंट्रेंस पर मार दिया था। भले ये टेबल पूरी तरीके से टूट चुकी है लेकिन जियान के एक्सप्रेशन यहाँ पर चेंज नहीं होते हैं। जियान तो आराम से बैठा हुआ था और अपनी चाय को पी रहा था बड़े ही आराम से चस्के लेते हुए और जो भी लोग जियान को देख रहे थे वो यही सोच रहे थे कि जियान बिल्कुल भी डर नहीं रहा है इस बंदे से। अब इसके बाद जियान उस बंदे से कहता है कि वो लोग एक कचरे के समान थे और कचरा साफ करने के लिए कोई भी बुरी चीज नहीं है। अब तक जिन लोगों को लग रहा था कि जियान इस बात को एडमिट नहीं करेगा लेकिन जियान की ये आवाज सुनकर वो लोग सभी शॉक हो गए थे और जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो लोग भी अब समझ गए थे कि मैटर क्या है। अब हॉल में जितने भी लोग थे वो यही समझ जाते हैं कि ये छोटा लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि कोई भी बंदा वुल्फ गैंग के लीडर के सामने ऐसे तो बात नहीं कर सकता है। और वो मिडिल एज मैन जब जियान की बातों को सुनता है तो हम देख पाते हैं कि उसकी आंखों में एक कोल्ड इंटेंट फ्लैश हुआ है और उस बंदे के एक्सप्रेशन से यही लग रहा था कि वो बंदा अभी जियान के टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। इसके बाद वो बंदा जियान से कहता है कि लड़के तू बात तो सही कर रहा है, कुछ लोग सच में इस धरती पर बोझ होते हैं और मैं भी कुछ उस बोझ को साफ कर दूंगा आज और जिन लोगों को तूने मारा है उसमें मेरा नेफ्यू भी था इसलिए मैं आज तुझे यहाँ से साफ कर दूंगा। और जियान यहाँ पर अपनी चाय पीते हुए उस बंदे से कहता है कि मुझे अगर ये पहले भी पता होता तो मैं उन बंदों को और अच्छे तरीके से मारता। अब जैसे ही जियान की ये बात हॉल में खड़े सभी लोग सुनते हैं वो लोग और शौक हो जाते हैं क्योंकि ये बंदा क्या बोल रहा है और सामने खड़ा मिडिल एज मैन जब ये बात सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है जियान पर और अब वो और गुस्से भरी नजरों से जियान को देखने लगता है क्योंकि जियान को बारे में उसके कुछ पता नहीं था और वो ये भी नहीं जानता था कि जियान किस फैक्शन से बिलोंग करता है। इसके बाद वो बंदा जियान से कहता है कि गैंग लीडर कुइसा फ्रॉम कुई गैंग, यहाँ पर अगर तेरे पास कोई फैक्शन पीछे है तो मुझे बता दे, अगर तू चाहता है कि तेरा फैक्शन तेरे पीछे है तो मैं उस फैक्शन से नहीं डरता। अब इस बात पर जियान कहता है कि तू चिल कर, हमारे पीछे कोई भी फैक्शन नहीं है इसलिए तो हमसे कभी भी हमला कर सकता है और हम सिर्फ 3 ही लोग हैं। अब ये बात सुनकर उस हॉल में सारे लोग हंसने लगे थे और ये देखकर कुइसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जियान पे और साथ ही साथ उसका ऑरा भी इंक्रीज करने लगता है और उसका जो कोल्ड इंटेंट था वो भी बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुइसा की बॉडी आगे बढ़ने लगती है जियान की तरफ। हम देख पाते हैं उसकी किक को जियान की तरफ आगे बढ़ती है जो कि काफी भयानक एनर्जी को कंटेन करी हुई थी। अब हमारा ध्यान होता है जियान की तरफ से। अब यहाँ पर जियान उस लात को देखकर बिल्कुल भी मूव नहीं करता, वो सिर्फ अपने हाथ को आगे कर देता है और जैसे ही कुइसा का लेग जियान के हाथ से टकराता है तो हमें सुनाई देता है एक बैंग का साउंड जिससे वहां पर जो टेबल और कुर्सी रखे थे वो हवा में उड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं एक डिस्ट्रक्शन को जो कि यहाँ पर जैसे ही जियान और कुइसा वहां पर थोड़े स्थिर होते हैं इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ था। बस जियान जिस चेयर के ऊपर बैठा हुआ था वो पाउडर में बदल चुकी थी और वहीं पर कुइसा कई कदम पीछे चला जाता है। अब इसके बाद हॉल में सभी लोग जान जाते हैं कि जियान की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और जो कुइसा है उसकी स्ट्रेंथ कम है अभी के लिए। इसके बाद हॉल में सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि जियान एक दो हुआंग है और सभी लोग यहाँ पर शॉक एक्सप्रेशन को देने लगते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी छोटी सी उम्र में लड़का एक दो हुआंग होगा। तभी हमारा ध्यान जाता है कुइसा की तरफ जो कि अपनी शॉक नज़रों से जियान की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जियान एक 2 लेवल का एक्सपर्ट होगा। पिछले एक्सचेंज में कुइसा को ये पता चल गया था कि जियान की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है उससे और सिर्फ कुइसा की स्ट्रेंथ तो सिर्फ 2 के 3 स्टार पर है, इसलिए वो कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है इस लड़के से। और इसके बाद कुइसा कहता है कि लगता है मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुइसा के किलिंग इंटेंट पर किसी ने लगता है पानी डाल दिया हो, उसका किलिंग इंटेंट बिल्कुल गायब ही हो गया था। अगर कुइसा को पहले ही पता होता कि जियान की स्ट्रेंथ इतनी फ्राइटनिंग है तो वो यहाँ पर कभी नहीं आता जियान से पंगे लेने के लिए। इसके बाद कुइसा अपने हाथों को कप करता है जियान की तरफ और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई भी मैच नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पर विड्रॉ करता हूँ, लेकिन मैं इस इंसल्ट को हमेशा ध्यान में रखूंगा और मैं मौका मिलता है तो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊँगा। इसके बाद कुइसा वहाँ से जाने लगता है लेकिन जियान यहाँ पर कहता है कि आपने मुझे क्या समझ रखा है, तुम जब चाहे यहाँ से आओगे और जब चाहे यहाँ से मुझे मारने के लिए जाओगे। यहाँ पर जियान बिल्कुल भी इसे जाने नहीं देने वाला है। अब जियान की ये बात सुनकर कुइसा
कुइसा वहीं पर स्टंड हो जाता है और उसकी बॉडी से थोड़ा थोड़ा किलिंग इंटेंट अभी भी रिलीज हो रहा था। लेकिन जब वो जियान की तरफ देखता है तो उसे एक अलग ही डर महसूस होता है। इसके बाद कुइसा जियान की तरफ देखते हुए कहता है कि लड़के तुम क्या चाहते हो। इसके बाद जियान कुइसा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें इस लड़की की 3 पंचेस को झेलना होगा। ऑब्वियसली वो जिया की बात कर रहा था और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी जान यहीं पर चली जाएगी। और ये सुनकर जिया का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही और वो एक्साइटेड होते हुए कुइसा की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हॉल में मौजूद जितने भी लोग जियान की बात सुनते हैं तो उनका ध्यान भी जिया की तरफ जाता है, लेकिन वो लोग जिया को देखकर अलग अलग से एक्सप्रेशन बना रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये लड़का बिल्कुल पागल हो गया है क्या, ये छोटी सी बच्ची को एक दुआंग लेवल के एक्सपर्ट से भिड़ाने जा रहा है। लेकिन तभी कुइसा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर तुमसे 3 पंचेस को रिसीव करना एडमिट करूंगा। क्या तुम मेरी इंसल्ट करवा रहे हो यहाँ पर एक छोटी बच्ची की 3 पंचेस को रिसीव करने के लिए? और अगर मेरे हाथ से इस बच्ची को कुछ हो गया तो मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लग जाएंगे। इसके बाद जियान जिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम्हें इस पर बिल्कुल भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। और जिया अपने हाथों को चटकाते हुए उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर जब कुइसा देखता है कि जियान उसकी बात तो सुन ही नहीं रहा है, यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो और भी कुछ बोलने वाला था, लेकिन इससे पहले जिया उसके सामने आ जाती है जो कि छोटी सी लग रही थी। अब जिया अपने पंच को पीछे ले जाती है और उसमें एक भयानक पावर छिपी हुई होती है। और कुइसा जैसे ही देखता है कि इस लड़की के पंच में काफी ज्यादा भयानक एनर्जी छिपी हुई है तो वो तुरंत ही अपनी दुई को सर्कुलेट करने लगता है और इसके बाद जिया का पंच कुइसा की तरफ लॉन्च हो जाता है। कुइसा कुछ कर पाता इससे पहले ही जिया की फिस्ट उसके चेस्ट से टकरा जाती है और इस पंच का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि कुइसा तुरंत ही अपने मुंह से कई बूंद ब्लड की फेंकने लगता है। इस समय कुइसा ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना पान खा के जमीन पर थूक दिया हो और कुइसा उस पंच के कारण बिल्कुल पत्ते की तरह हवा में उड़ गया था और उस कई चेयरों से और कई टेबलों से टकराता हुआ पीछे जा रहा था और जो भी टेबल और कुर्सी उसके शरीर से टकरा रहे थे वो सभी धूल में तब्दील हो जा रहे थे। और इसके बाद कुइसा एक पिलर से जा टकराता है जिसके कारण वो पूरा हॉल वाइब्रेट करने लगता है। और जैसे ही सभी लोग देखते हैं कि ये छोटी सी लड़की इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करती है तो सभी लोग और ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुइसा भी काफी ज्यादा दूर चला जाता है। इसके बाद लोगों का ध्यान जाता है जियान की तरफ। जियान अभी के लिए स्माइल कर रहा था और इस स्माइल को देखकर सभी लोग और ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जियान की स्माइल बहुत ही खतरनाक लग रही थी अभी के लिए। अब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि सच में यहाँ पर किसी को अपीयरेंस से जज नहीं किया जा सकता, कोई भी बंदा कितनी भी पावर को कंटेन कर सकता है। अब इसके बाद जिया यहाँ पर एक पंच के बाद रुकती नहीं है, वो अपने दूसरे पंच को कुइसा की तरफ आगे ले जाती है और इस पंच को जैसे ही कुइसा देखता है कि उसकी तरफ ये पंच बहुत ही खतरनाक तरीके से आ रहा है तो वो तुरंत ही चिल्लाता है, यंग मास्टर मुझे बचाओ। और कुइसा ने ये कहा ही था तभी यहाँ पर जिया की फेस कुइसा की तरफ आगे बढ़ गई थी और जैसे ही ये पंच कुइसा की थोड़ी दूर पर आती है यहाँ पर एक आदमी की आवाज आती है और ये आदमी कहता है कि सच में ये यंग लेडी इतनी पावरफुल है। और इसके बाद ये बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे ब्लैंक एम्पर पवेलियन में किसी की मौत नहीं हो सकती है। और ये सेंटेंस पूरा ही हुआ था कि तभी हम एक फिगर को अपेयर होते हुए देख पाते हैं और ये बंदा सीधा कुइसा के सामने प्रकट हुआ था। अब यहाँ पर जैसे ही जिया का पंच कुइसा से टकराने वाला था वो इस बंदे के कारण रुक जाता है और जिया यहाँ पर गिरने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर जियान बीच में आ जाता है। लेकिन जिया यहाँ पर नहीं रुकती, जिया अपने तीसरे पंच को शूट करने वहाँ पर जा ही रही होती है लेकिन तभी वो बंदा एक सेवेसी स्माइल देता है जिया को देखकर। वो बंदा जिया को आगे बढ़ते देखकर अपने हाथों को ट्विस्ट करता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं एक खतरनाक सीन को। इस बंदे ने यहाँ पर जिया के इतने खतरनाक पंच को वहीं पर होल्ड करके रख लिया था। इसके बाद वो जिया को पकड़कर दूर फेंक देता है। अब हम देख पाते हैं जिया को हवा में लटके हुए और जिया यहाँ पर सोच रही थी कि मैं इस अटैक को कैसे डॉज करूं और यहाँ पर डॉज करना काफी मुश्किल था। वहीं पर दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वहीं पर जिया के पंच को उसने ऐसे होल्ड कर लिया था जैसे उसका पंच कुछ हो ही ना और जैसे ही वो अटैक जिया को लगने ही वाला था तभी जिया के सामने एक ब्लैक फिगर अपेयर होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा सीन हो गया था कि वो व्हाइट फिगर जिया के एक हाथ को पकड़े हुए था और यहाँ पर जियान जिया के हाथ को वापस खींच रहा था और हमें जियान को दिखाया जाता है। जियान अपने पंच से उस बंदे की तरफ शूट करता है जो कि काफी ज्यादा हॉट विंड को लेकर आगे बढ़ रहा था और जब जियान उस बंदे का पंच आपस में टकराते हैं तो हमें सुनाई देता है एक मफल साउंड और इन दोनों पंच के इम्पैक्ट के कारण ये दोनों पार्टीज कुछ स्टेप पीछे ले लेती हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं जियान को जो कि जिया को पीछे खींच रहा था और धीरे से वो जिया को जमीन पर रख देता है। इसके बाद जियान उस बंदे से कहता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है छोटी सी लड़की पर इतना खतरनाक अटैक करने पे। अब ये बंदा आखिर है कौन ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। और मुझे ये भी बताना कि मैंने क्या गलती की इस एपिसोड में।